बच्चों हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग में। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। हमने बच्चों आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस की जो फॉर्म है वो तीन होती है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है और थर्डली जो हमारे पास वो कंपनी होती है जिसको हम जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी बोलते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी बिजनेस की फॉर्म होती है जिसमें एक ही ओनर होता है, वही बिजनेस को हैंडल करता है, चलाता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमने पढ़ा था कि 20 पीपल होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मल्टीपल जो ओनर्स हैं वो हो सकते हैं और मालिक अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है। मालिक जो है वो बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कुछ नुमाइंदे अपने मुकर्रर करते हैं जिनको हम नॉर्मली डायरेक्टर्स कहते हैं, वो उनके बिहाफ पे बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जी कंपनी क्या होती है, वो कहते हैं अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी कि उसके ओनर से अलग हैसियत होती है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से जो है वो सेल परचेज करती है, वो केस कर भी सकती है, उस पर केस हो भी सकता है। कोई भी एग्जांपल आप एंग्रो फूड की ले लें, ओरिएंट की एग्जांपल ले लें, कोई भी नेस्ले की एग्जांपल ले लें। ये कंपनी हम इनके ओनर्स को जानते भी नहीं है। ठीक है, हम जस्ट किसको जानते हैं, कंपनी का नेम जानते हैं और हम उसी से ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं। अब कंपनी होने के एडवांटेज क्या है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी। वही पहले हम बात कर चुके हैं कि मालिक अलग है और बिजनेस जो है वो अलग है। ठीक है, सेकंड वन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा कि एक ही मालिक होता है, वही अपना बिजनेस जो है वो चलाता है। जितना भी नफा होगा वो भी उसी का है और जितना भी नुकसान होगा वो भी सारे का सारा उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसके मुकाबले में सेम पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पार्टिसिपेट किया है, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उतने के वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कंपनी को खरबों रुपए का भी लॉस हो जाए और अगर आपने 5 शेयर खरीदे तो आप 5 शेयर्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको 5 शेयर्स का लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है, वहां तक जितने आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं। थर्डली क्या है, ट्रांसफरेबल ओनरशिप। हमने सोल प्रोप्राइटर, आप बिजनेस तो सेल कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर इसी तरह हो सकता है। पार्टनरशिप में भी आप बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर, फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों ने पार्टनरशिप की है तो मैं आपसे पूछे बिना अपना शेयर किसी और बंदे को सेल नहीं कर सकता। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, जाके शेयर सेल कर दें, परचेज कर लें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस लाइफ। हम ये अज्यूम करते हैं कंपनी में कि कंपनी हैज अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, कि कॉर्पोरेशन की लाइफ जो लंबी होती है, ये सदियां तक चलती रहती है। अगर आप कोका कोला, पेप्सी की एग्जांपल्स लें तो इट्स मोर देन 2 और 3 जो 100 ईयर्स हो गया, सेंचुरीज हो गई इनको। उसके बाद क्या, वर्किंग थ्रू एजेंट्स। हमने अभी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद उसके ओनर्स जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो कुछ नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं जो कि उनके बिहाफ में बिजनेस करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के जो चलाते हैं। इजी कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनी के लिए पैसे इकट्ठे करना। सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वो अपनी जमा पूंजी ही 2, 4, 10, 20 लाख जो उसके पास होता है वही बिजनेस में लगाता है। पार्टनर्स सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी की बात करें तो चूंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना जो है रिलेटिवली क्या होता है, आसान होता है। उसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जाहिर है जी, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस पाकिस्तान में पर्टिकुलरली बात करें तो उतना रेगुलराइज नहीं है। मीन शॉप है तो वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के यहाँ ज़्यादातर नहीं होती। पार्टनरशिप में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन कंपनी बनती ही तब है जब वो गवर्नमेंट के यहाँ क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। तो जाहिर है अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो उस पर गवर्नमेंट की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी लॉज होंगे वो क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, लागू होंगे। और उसके बाद है डबल टैक्सेस। एक्चुअली ये डबल टैक्सेस नहीं होता, लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि डबल टैक्सेस। नंबर 1 तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपीज़ कमाती है तो पाकिस्तान में आई थिंक पता नहीं टैक्स रेट जो है अभी 31% है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यानी कि 100 रुपया अगर एक कंपनी ने कमाया तो उसमें से 31 रुपया उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी कितने बच गए, 69, वो क्या करेगी, अपने मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसी को 2 रुपये मिलेंगे, किसी को 4 मिलेंगे, किसी को 6 मिलेंगे। तो जिसको जितने मिले उसमें से अगेन वो अपनी इनकम में से जब टैक्स पे करता है तो उन पैसों पे भी टैक्स उसको पे करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ये डबल टैक्सेस होता है। हालांकि वहाँ पे वो
उसको डिडक्ट किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एनी हो, हम ये अज्यूम करते हैं कि हैवी टैक्सेस होते हैं कंपनीज पे, बड़े टैक्सेस। सोल प्रोप्राइटर पे इनकम थोड़ी होती है तो टैक्स भी थोड़ा होता है, या नॉर्मली नहीं होता। पार्टनरशिप पे भी थोड़ा होता है, लेकिन कंपनी पे टैक्सेस ज़्यादा होता है। उसके बाद बचे शेयर क्या होता है और शेयर होल्डर कौन होते हैं। कंपनी का वो कैपिटल, वो पैसे जो वो हासिल कर सकती है, उसको टोटल पैसों को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। उस एक पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक शेयर बोलते हैं। वो क्या कहता है, द टोटल कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक शेयर बोलते हैं। और जो लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है। उसके बाद बचे क्या, हमारे पास शेयर होल्डर के राइट क्या है कि वो वोट दे सकते हैं। वोट का क्या मतलब है कि कंपनी नॉर्मली कौन अपॉइंट करती है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है ना। तो डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को चलाते हैं। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो शेयर होल्डर अपॉइंट करने के लिए वोटिंग होती है। अब वोटिंग कैसे होती है, कंपनी की हर साल एक मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस हैं वो करते हैं। अब डिसीजंस का तरीकेकार क्या है कि फॉर एग्जांपल जितने भी मालिक हैं, जिसने एक शेयर खरीदा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने 100 शेयर खरीदे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं, तो जिस बंदे को फॉर एग्जांपल 5 लोग, आप कहते हैं आप भी कंपनी के शेयर होल्डर, आप कहते हैं जी मेरे बिहाफ पे ये डायरेक्टर बनना चाहिए, वो कहते हैं ये बनना चाहिए, जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे खड़े हो जाएंगे और उसके लिए वोटिंग होगी। जिसके हिस्से में ज़्यादा वोट आएंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। और रिमेंबर कि अगर एक बंदे ने एक शेयर खरीदा हुआ तो उसका वोट भी क्या होगा, एक होगा। और अगर एक बंदे ने 100 शेयर खरीदे हुए हैं तो उसका वोट भी 100 होंगे। ठीक है। यानी कि जिस बंदे के पास शेयर ज़्यादा होंगे, डिसीजंस भी उसी की मर्जी के होंगे। ठीक है। सेकेंड वन क्या है कि कंपनी में आप शेयर्स सेल भी आसानी से कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, आपको किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद प्रीएम्प्टिव राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी आज रजिस्टर्ड हुई है, आपने उसके शेयर्स जो है वो खरीदे, कंपनी का आज जो शेयर है वो कितने का, 10 रुपए का अज्यूम कर लें। अब कंपनी ने परफॉर्म करना अच्छा शुरू कर दिया, साल 2 साल 3 साल गुजरे, कंपनी की वैल्यू वर्थ, उसका नाम जो है वो बहुत अच्छा हो गया और कंपनी ने दोबारा शेयर ऑफर किए। ठीक है। अब अगर कंपनी का मार्केट में शेयर की बात करें तो अज्यूम करें कि वो शेयर जो 10 का शुरू हुआ था अब कितने में बिक रहा है, 50 रुपए। ठीक है। लेकिन जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करेगी तो वो सबसे पहले शेयर्स जो ऑलरेडी लोग जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं उनको ऑफर करेगी। ठीक है। जब उनको ऑफर करेगी तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो किस रेट पे ऑफर करेगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, 10 रुपए। यानी कि अब वो लोग कितने में शेयर्स खरीद सकते हैं, 10 रुपए में। और विदिन सेकेंड्स अगर वो मार्केट में जाके बेचना चाहे तो वो कितने का बिकेगा, 50 रुपए का, क्योंकि मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, 50। दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट। उसके बाद लास्ट वन क्या है, राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बच्चे, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसका वो पोर्शन जो वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है। और तो ये शेयर होल्डर, किसी भी शेयर होल्डर का हक है कि उसके हिस्से में जो डिविडेंड आता है वो हासिल कर सके। ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कुछ कैपिटल को लेके। सबसे पहले कौन सा कैपिटल हमने लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही होती है तो कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके पास अथॉरिटी होती है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हुए इतने पैसों का कैपिटल जो है वो रजिस्टर्ड करवा ले, और वो उतने कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर सकती है थ्रू इशूइंग शेयर इशू करके उतने पैसों का कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर सकती है। That is known as authorized capital. Number of shares at which registered at the time, company registered होती है at the time of registration and can offer to general public, यानी कि वो ऑफर जनरल पब्लिक को करके पैसे इकट्ठे कर सकती है। उसके बाद क्या, इशूड कैपिटल। अब अज्यूम करें कि एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है कितने कैपिटल से, 1000 शेयर से। ठीक है। लेकिन वो जनरल पब्लिक को ऑफर करती है 700 शेयर। क्या कहती है, 700 शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है कि ये आए खरीदे। दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। ठीक है। वो क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट कैन or an organization offer to general public is called issued capital. ठीक है। and
कहाँ चला गया, issued capital and the part of the capital that is not offered to general public. कंपनी के पास रजिस्टर्ड कैपिटल कितना था 1000, कंपनी ने ऑफर कितना किया 700, 700 इज नोन एज इशूड कैपिटल, और जो इशू नहीं किया वो कितना है 300, तो वो क्या कहलाएगा अनइशूड कैपिटल। ठीक है, कि वो अभी इशू नहीं किया, बाद में इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचे हमारे पास क्या है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है कि जब कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि हमने इतने शेयर ऑफर किए हैं, आप जो खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन प्लस अमाउंट जो है इस बैंक में सबमिट करवा दें, तो लोग जो हैं वो एप्लीकेशन प्लस उसके साथ अपने जो उसके पैसे होते हैं वो बैंक में जमा करवाते हैं। तो जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, उनको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर 600 लोगों ने या 600 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी है, किसी ने कहा कि मैं 2 खरीदना चाहता हूँ, किसी ने 50, किसी ने 100, तो वो टोटल क्या कहलाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी, हमने कितना 700 ऑफर किया था ना, 600 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, तो 100 के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, तो वो क्या कहलाएगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे, उसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। फिर कार्ड ऑफ कैपिटल क्या होता है, कंपनी के पास 600 लोगों ने पैसे जमा करवाए ना, मीन एप्लीकेशंस दिए हैं, अब कंपनी के पास पॉलिसी होती है कि वो सारे पैसे इकट्ठे ले ले या थोड़े थोड़े करके ले ले। अब के दौर में सारे इकट्ठे ही होते हैं, क्योंकि बैंक में एप्लीकेशन आती है तो कार्ड ऑफ कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब, कार्ड ऑफ और पेड ऑफ तीनों सेम होते हैं, लेकिन पहले ये डिफरेंट होता था। कार्ड ऑफ का क्या मतलब है, अगर 600 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, मीन पैसे जमा करवाए हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदने हैं, तो कंपनी उसमें से अभी अगर उसको 300 लोगों के पैसों की ज़रूरत है तो वो 300 शेयर्स के पैसे लोगों से मांगते हैं कि हमें 300 लोगों के शेयर्स के पैसे जो है वो दे दें। दैट इज नोन एज कार्ड ऑफ कैपिटल। ठीक है, और जितने इसमें से लोग दे देंगे वो क्या कहलाता है पेड ऑफ कैपिटल, और जितने लोगों ने नहीं कॉल अभी कंपनी ने की है वो क्या कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहलाएगा अनकॉल्ड। और फॉर एग्जाम्पल 300 कॉल किए थे और उसमें से 250 लोगों ने पैसे दे दिए, तो ये क्या कहलाएगा पेड अप कैपिटल, और जो बाकी 50 ने नहीं दिए वो क्या कहलाएगा अनपेड कैपिटल। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।